वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करने के बाद अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रही थी और उन्होंने बताया है कि जो दो मेन फीचर रहे हैं बजट के, उसमें आधारभूत संरचना पर जोर यानी इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर देना रहा है और इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि इस बजट से अर्थव्यवस्था काफ़ी मजबूत होगी। मुश्किल समय में ये बजट पेश किया गया, काफ़ी मुश्किल समय था, काफ़ी चुनौतियां थी जिस बीच ये बजट पेश किया गया और हमारा जो मुख्य फोकस है वो इंफ्रास्ट्रक्चर और हेल्थ सेक्टर पर था। इस समय हमारे साथ चर्चा में खास मेहमान जुड़ रही हैं। हमारे साथ प्रोफेसर यामिनी अग्रवाल जुड़ी हैं जो कि प्रोफेसर ऑफ फाइनेंस एट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंस से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। प्रोफेसर यामिनी अग्रवाल, मैं पहले आपका नज़रिया समझना चाहूँगी बजट को लेकर जिस तरह की उम्मीदें थी, ख़ासतौर से जिन पिलर्स पर बजट फोकस कहा जा रहा था और ख़ासी अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए, उसे और तेज़ी से विकास की ओर ले जाने के लिए जो बातें थीं वो बजट में कितनी दिखाई दे रही हैं आपकी नज़र में? जी देखिए, कोरोना काल की जो चैलेंजेस थे उन चैलेंजेस को देखते हुए एक पब्लिक सर्विस इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया गया। 35,000 करोड़ जो है वैक्सीनेशन के लिए दिए गए। ये भी कोशिश किया गया कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे, चाहे वो नेशनल हाईवेज़ हो या कैपिटल एक्सपेंडिचर हो रेलवेज़ के लिए, वो दिया जाए। खासा फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर पे रखा गया। ये भी कोशिश की गई कि जो कंप्लायंसेस हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंडली किया जाए ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो है कंप्लायंसेस के तरफ बढ़ें, चाहे वो स्मॉल बिजनेसेस के लिए हों, डीक्रिमिनलाइजेशन ऑफ कॉर्पोरेट टैक्सेस हों या ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है। एग्रीकल्चर के लिए एग्रीकल्चर डेवलपमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सेस लाया गया जिससे जो है इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर खासा फोकस रहेगा। ये भी कोशिश की गई कि बैंक्स की स्थिति को इम्प्रूव करने के लिए DFIs को क्रिएट किया गया। ये जो सारी चीज़ें हैं ये ऐसे की गई कि जो लक्ष्य है 5 ट्रिलियन इकॉनमी का उसको साधा जा सके और कोशिश की गई जो सब्सिडरी इनकम्स भी हैं, चाहे वो ब्लू ओशन इकोनॉमीज़ के थ्रू हो, चाहे वो डेयरी फार्मिंग के थ्रू हो, वो प्रोविज़न किया जाए। मार्केट मैकेनिज़्म पे खासा फोकस किया गया। रेगुलेशन को सिंप्लीफाई और इफ़ेक्टिव बनाने के ऊपर भी फोकस किया गया। डिजिटलाइजेशंस के थ्रू ऑलरेडी ही सरकार 63rd रैंक पे आ चुकी है ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में। कोशिश ये भी की गई कि जो 10% की कंट्रीब्यूशन है उसको भी हाईलाइट किया जाए। 13% की जो कंट्रीब्यूशन है GDP की, जिसमें कृषि, महिलाओं और MSMEs को खास तौर पे ध्यान रखा गया कोविड के दौरान, उसको भी एम्फेसाइज किया जाए, जहाँ पे फिस्कल डेफिसिट बढ़कर के 9.5% हो गया है। ये भी कोशिश की गई कि जितना ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, चाहे वो रेलवेज़ में हो, चाहे वो रोड्स के द्वारा हो, पोर्ट्स के द्वारा हो या फिर पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, उससे सिर्फ हेल्थ ही प्रोवाइड ना हो, रोज़गार भी प्रोवाइड किए जाएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोज़गार मिल सके और एक मल्टीप्लायर इफ़ेक्ट भी नज़र आए ताकि जो GDP है वो कहीं गुना ज़्यादा बढ़ पाए, जो खर्चा है उससे कहीं ज़्यादा। All right, Professor Agarwal, you were talking about the infra push and also the massive allocation for the healthcare sector. But I'd like to touch upon a very specific point that the finance minister made during the presser there, saying that the government has not missed the opportunity to clean up the books. According to you, the impact of this fiscal glide path on our macroeconomic fundamentals? Well, the macroeconomic fundamentals are strong in terms of the economic growth rate, which is projected by the IMF estimates at about 11.5%. Also, by our own economic survey, they have been projected at least 11%. The next year projections are close to about 7% and so forth. So, when we look at these projections, they appear to be strong. What further else can be seen in the macroeconomic indicators are that the foreign exchange reserves are about 581 billion US dollars. You have a current account which is in surplus, which has been indicated. You have an overall situation where the banks have been providing a certain amount of a moratorium to the MSMEs where they should be given a facility whereby credit is not only given but they are not classified as an NPA, but later on if they have NPAs, they would be taken care of by the ARCs and the RC companies so that reconstruction of the assets can be done. And the banks are not specifically focusing only on the bad loans but are more looking at credit creation process. A strong emphasis, if you look at the interest rates, which are at a very low level right now, have given a certain amount of an impetus to the requisite investments which should be made by the industry.
What is needed is the consumption that needs to grow in the economy, which is at a lackluster level because of COVID-19. But the most important factor which will play an important role in the recovery is the fact that there has been an indigenous development of a vaccine, two vaccines which have come in the new year itself, which are likely to bring about the requisite recovery in the economy as the mass vaccination program progresses. बिल्कुल। और प्रोफेसर अग्रवाल, रिकवरी की बात कर रहे हैं, उसमें आप वैक्सीनेशन का रोल भी देख रहे हैं और हम देख रहे हैं कि जो हेल्थ सेक्टर को लेकर जिस तरह की उम्मीदें बजट में की गई थी उस पर बहुत ज़्यादा फोकस किया गया है और ये कहा जा रहा है कि एक ब्लॉक लेवल तक किस तरह की सुविधाएं लोगों को भी पहुंचे, इसका ध्यान रखा जाएगा। तो इम्प्लीमेंटेशन को लेकर भी जो हम कहें, जो लूप होल्स हमारे सामने आए या फिर जितने सबक हमने सीखे हैं कोरोना महामारी के बाद से, उसे देखते हुए ये बजट काफ़ी अच्छा साबित होगा। जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि जो चैलेंजेस हमने ऑब्जर्व किए थे कोविड के दौरान, खास तौर पे एक पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट जिससे टेस्टिंग यूनिट्स हो या वैक्सीन प्रोवाइड करना हो या दवाइयाँ प्रोवाइड करना हो, वो अवेलेबल नहीं था। वो इस पर्टिकुलर बजट में खास तौर पे ध्यान दिया गया है, जिसमें 137% ग्रोथ देखी गई ओवरऑल पब्लिक एक्सपेंडिचर में। कोशिश ये की गई कि इस एक्सपेंडिचर से जो पहले एक स्कीम थी आयुष्मान भारत की, उस स्कीम को लागू करने में ज़्यादा सहूलियत हो और लोगों तक जो हेल्थ की सुविधाएं हों वो ज़्यादा से ज़्यादा पहुंच सकें। All right, you were also talking about stimulating consumption and stimulating demand. The big infra push that we've seen across road, rail, metro project, the kind of demand that it will create, the kind of income generation that it will have. What is your assessment, Professor Agarwal? Well, it is likely to have a very strong impetus on the overall demand as well as on the employment sector, primarily because there is a huge amount of an infusion which is going on into the infrastructure right from the beginning, from the Sagarmala and the Bharatmala projects, which talk about the construction of the roads, national highways, also the rural Sadak Yojana. And then, you have the continued schemes like the PM Awas Yojana, which continues to create opportunity for development of not only the infrastructure, but for consumption orientation also. Also, the taxes were rationalized last year, where, the individuals were to pay lesser taxes if they were spending more amount of money and rather than saving. Also, at the same time, the old scheme was continued so that if somebody was scheming, they were given an opportunity to save. Taxes were rationalized primarily for MSMEs, which was a large group for the particular, employment providing as well as for production of large number of goods. So when we look at both in terms of production of goods and in terms of employment, also in terms of the consumption which is supposed to be circulated with the help of the income generation and the multiplier effect, primarily because when you invest in the infrastructure, if you are building up roads, if you're building up ports, or you're building up you're even expanding onto the rail, you have an effect on the steel, you have an effect on the cement industry, you have an effect on an entire set of industries, and you give employment to people, which generates income, and they demand more and more amount of goods. All right, since we're talking about the multiplier effect, Professor Agarwal, lastly, I'd like to understand, affordable housing projects will get a tax holiday for 1 year. The kind of impact that it will have on the overall economic scenario. Well, housing sector is a very important sector in providing employment again. So a lot of construction workers, right from when we talk about the infrastructure as well as housing, it provides a lot of opportunity for people to get employment. Also, it provides an opportunity to people to get shelter with affordable housing. So this affordable housing will provide, the PM Awas Yojana which is there, will provide for one of the very basic important needs that are required for people. So you have roti, kapra and makan. So you are well sufficient in your agriculture, where the productions have reached at a highest level. You are, in terms of, there is a strong impetus given to the textile, and the affordable housing is the third impetus, which is the important 3 basic needs of the individual in the country. अग्रवाल, इसी के साथ मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूँगी इस चर्चा में हमारे साथ शामिल होने के लिए। तो जाहिर तौर पर कृति, हमने देखा कि बजट में जिस तरह की उम्मीदें की जा रही थी, जिस तरह पे अलग अलग सेक्टर पर जोर देने की बात कही जा रही थी, उन सेक्टर्स पर फोकस भी नज़र आया है। हम जल्दी से एक नज़र डालते हैं कि क्या
बड़ी हाइलाइट्स रही हैं इस बजट में जो आपके लिए जानना ज़रूरी है? All right, let's take a look at all the big takeaways. So, Atmanirbhar Swasth Bharat scheme at an outlay of 64,180 crore rupees. 35,000 crore fund for COVID vaccines in 2021-2022. Infra financing bill to set up a development financial institution. Senior citizens above 75 years of age exempted from filing income tax returns. Additional reduction of 1.5 lakh for loans for affordable homes. PLI launch to create manufacturing global champions across 13 sectors. Mitra scheme to create 7 textile parks over 3 years. National Rail plan to develop adequate rail infrastructure by 2030. 1,75,000 crore estimated to be raised from disinvestment in 2021-22. Agriculture Infrastructure Fund for APMCs to boost infrastructure. तो ये 10 बड़े टेक अवेज हमने देखे जो बजट से निकल कर आए हैं और इस समय चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं शुभमोय भट्टाचार्य जी, कंसल्टिंग एडिटर द बिजनेस स्टैंडर्ड। शुभमोय भट्टाचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो हमने जो बड़े टेक अवेज हैं वो देखा, और ख़ासकर अगर हम कृषि क्षेत्र को लेकर इस समय शुभमोय बात करना चाहें तो हम जानते हैं कि जो सरकार का लक्ष्य है वो 2022 तक किसानों की आय को दुगने करने का है, और लगातार इस दिशा में जो कदम उठाए जा रहे हैं, खासकर रिफॉर्म्स की बात भी की जा रही है। बजट में जो बड़ी बातें हैं जिसमें कहा गया है कि कृषि ऋण उपलब्ध कराने का ज़्यादा से ज़्यादा कृषि ऋण उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है, और ये जो लक्ष्य है वो 16.5 लाख करोड़ रुपए का है, जबकि पिछली बार ये 15 लाख करोड़ रुपए का था। तो एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए जो बड़ी बातें हैं उन पर आपकी प्रतिक्रिया? एग्रीकल्चरल सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जिस सेक्टर में भारत सरकार और राज्य सरकार दोनों का पार्टनरशिप बहुत ज़रूरत होता है। हम बहुत बार यही सोचते हैं कि केंद्र सरकार के ऊपर ही पूरा दारोमदार है, पर ऐसा नहीं है। केंद्र सरकार के ऊपर जो मेजर काम रहता है वो है इन्वेस्टमेंट, कृषि क्षेत्र में निवेश का क्षेत्र कैसे बने। इनफैक्ट ये जो तीनों फार्म लॉज की बात है वो उसी के चलते हुए हैं। बट कृषि में इरिगेशन जिसका जिक्र वित्त मंत्री ने किए, कृषि क्षेत्र में मार्केटिंग, प्रोसेसिंग, इन सब के जो इन्वेस्टमेंट्स में काम आएंगे, तो इसलिए एग्रीकल्चरल इंफ्रा फंड एक ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि बहुत सालों से कृषि क्षेत्र के एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि कृषि में निवेश का जो स्रोत है वो कम हुआ है, और दूसरी बात है कि उसमें चूँकि उसमें इमीडिएटली कोई रिटर्न्स नहीं आता है, इसलिए वो सरकार का ही रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाता है। और उसी के लिए एग्रीकल्चरल इंफ्रा फंड, जिसका इस बारी काफ़ी जोशों से चर्चा हुआ है बजट में, वो उसका काम बढ़ाया गया है। साथ में बाकी सारे जैसे नाबार्ड के कैपिटल में, बाकी सारी चीज़ों में बहुत सारी चीज़ों का एक्सपैंड किया गया है, और ये सारे उसी की तरफ है कि कृषि क्षेत्र में जो एक्सपेंशन की ज़रूरत है। हमारे कृषि का प्रोडक्शन काफ़ी होता है कि, लेकिन कृषि में प्रोडक्शन से मार्केटिंग और जिसे कहते हैं फार्म टू फॉर्क, हम जिसे कहते हैं फार्म टू टेबल वाला जो चेन है, उस चेन में बहुत जगह पे वीकनेसेस है। उस वीकनेस को किस तरह से सुधारा जाए, उसी के लिए ये इन्वेस्टमेंट्स को उस कंटेक्स्ट में अंडरस्टैंड करना चाहिए। All right, since we're talking about developing farm infrastructure, Mr. Bhattacharya, I'd like to understand that the budget also talked about agri-infra cess. Now, Finance Minister has clarified that the burden will not be on the consumers. What would it mean for the consumers? Because we're talking about petrol, diesel, and also alcohol. What you are saying is basically that what is it that the money is going to be used on? I mean, the agri-infra fund.
Yes, sir. I lost you in the last part. So could you just repeat that, please? What would it mean for the consumers, given the fact that Finance Minister has already clarified that the burden will not fall on the consumers? Yes. Basically, I mean, as the press conference, the Economic Affairs Secretary also said, and the Finance Secretary also said, that the way the fund has been structured, the financing of it will be coming from the cess. But since many of these cess are sort of, replacing other sources of taxation which are already there, like some customs duties, some excise duties, these are now becoming cess. So essentially, it's apples to apples. There is no additional impost on the consumer. What it simply does is it changes one form of tax by another form of tax. Usually what happens is that the cess typically goes to the central government, and if it's just a tax like an excise duty or anything, that goes into a divisible pool. So that's about the change. That's in terms of the center state allocation of funding. But it doesn't change anything from the point of view of the consumer. The consumer more or less will be paying the same amount which they were paying earlier. But the point is that it goes on to create a dedicated fund which is very necessary at this point of time. और इस समय हमारे साथ एक खास मेहमान और जुड़ गए हैं. हमारे साथ डॉक्टर सुभाष चंद्र पांडे जुड़े हैं, फॉर्मर स्पेशल सेक्रेटरी एंड फाइनेंशियल एडवाइजर, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री. बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर पांडे आपका. डॉक्टर पांडे, मैं आपसे समझना चाहूँगी, जब हम 10 बड़े टेक अवेज की बात कर रहे हैं तो उसमें एक बड़ा टेक अवे ये भी है कि जो प्रोडक्ट लिंक्ड इंसेंटिव है, PLI, उसको ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग को क्रिएट करने के लिए, उसके लिए अच्छा वातावरण बनाने के लिए, और ख़ासी जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग है वो कहीं ना कहीं हमें ग्लोबल चैम्पियन बनाए, उसके लिए इसे 13 सेक्टर में लागू किया जाना है. ये कितना बड़ा टर्निंग पॉइंट हो सकता है, कितना मददगार हो सकता है उद्योग जगत के लिए? In this scheme, basically, you are giving, depending on the goods produced and sold or exported, a percentage incentive. So if you take an average 5% of the sale value as the incentive, it will vary from sector to sector. So I'm taking average of 5%, and we have targeted 2 lakh crore of incentive. So that means at 5% rate, it means 40 lakh crore worth of sale domestic or export, and which is about 20% of the GDP at the current mean GDP of this year and next year. So that is the size of the manufacturing boost that is being given to this. And the selection of sectors has been done in such a manner that it will have other positive spin-offs in terms of reducing import dependence in many areas, a phased manufacturing program where more and more of the electronics goods, the value addition is done in India. So for most of the imported inputs, slowly the customs duty is being raised so as to incentivize domestic production. So the combination of phased manufacturing program and PLI will have a lasting effect on manufacturing boost in India, and which will also create high quality white collar jobs for our economy. All right. Also, sir, the focus of the government has been to increase the contribution of manufacturing to GDP to 25%. Now, it has been said that for this, the manufacturing has to grow in double digits on a sustained basis. The impact of this budget on making India a manufacturing hub of the world? You see, in the manufacturing also, with the digital economy and integration of manufacturing with the associated value addition and services, what we find is the servitization of manufacturing and integration with global value chains. So what it will happen with the investment being made in sectors of like agriculture, healthcare, infrastructure boost for roads, railways, ports, etc. All of these have manufacturing spin-offs. Road transport, for example, we saw the 18,000 crore being pumped for the public transport and electric mobility, batteries. So the manufacturing per se, the PLI scheme is one in these 13 sectors.
but a combined effect of all the infrastructure investment and healthcare spending, etc., will have its own separate add-on contribution to manufacturing. So 16% of GDP has been the manufacturing share maybe for last 20-30 years, is almost static. Even in 2011 manufacturing policy, it was targeted to be 25%. So 25% is straight away even in next 3 to 5 years. 25% may be difficult, but certainly 20 to 22% should be possible only by the whatever has been done so far in the last mini budgets last year and the budget. So it is a continuation of process, and we hope that with some elements of service sector, some elements of construction also getting integrated with the manufacturing, it should be possible, and it is the only way to create durable and high quality jobs. All right, sir. Joining us on the program, Professor Ramesh Chand, member Niti Aayog, Agriculture. Sir, welcome to Rajya Sabha Television, and thank you so much for joining us. Talking about agriculture, sir, as the President's address also mentioned, that the focus of Atmanirbhar Bharat is going to be on the farm sector. A reflection of that we saw in Union Budget, sir. All right, there is some technical issue. We'll just try and fix that. But coming back to you, Mr. Pandey, as we were talking about making India Atmanirbhar Bharat or self-reliant, and specifically talking about agriculture, the economic survey also mentioned that agriculture served as a cushion to the economy during the COVID-19 pandemic. Going ahead, looking at the government's reiteration today that it is committed to doubling farmers' income, what is your take? What's the way ahead for agricultural growth in India? Agriculture today accounts for 15% of GDP, and almost half of it comes from the non-crop cultivation GDP, mostly animal husbandry, dairy, etc. So diversification is the key, and we have seen in the budget a number of schemes being announced for the diversification, incentivizing fisheries, poultry, and other activities. Also, in terms of a cropping pattern, incentives have to be put in place for moving away from cereals, where we seem to have currently overproduction, to the items of like pulses and oil seeds, where we have import dependence. So that will also restore soil health, restore water tables, and environmental degradation. So these are the way, and then certainly the value addition, food processing industries, cold chain infrastructure, cutting post-harvest losses, which is about more than 1/6 of the produce of perishables. So there is a announcement for extending the scheme, which was available only for tomato, potato, for 23 perishable commodities. So all these are ways in which we have to move away from cereals like wheat and paddy, and diversify and have a higher export, higher productivity, and that's the way. बिल्कुल शुभमोय, फिलहाल आपके पास आना चाहूँगी। और जब हम बड़े टेक अवेज की बात कर रहे हैं, तो क्योंकि जब भी बजट आता है तो मिडिल क्लास जो है उसकी भी अपनी आकांक्षाएं होती हैं। टैक्स स्लैब को अगर हम देखें तो कुछ बदलाव नहीं है, हालांकि कोई अतिरिक्त बोझ भी नहीं है मिडिल क्लास के ऊपर। मिडिल क्लास इस बजट से जो उम्मीदें लगाकर बैठा था, या फिर हम कहें उसके लिए क्या कुछ हासिल हुआ है इस बजट में? कैसे समझेंगे वो इस बजट को? जी, ये काफ़ी वाजिब सवाल है कि मिडिल क्लास बजट को खराब समझता है तभी जब मिडिल क्लास के लिए कोई टैक्स बेनिफिट होते हैं। मुश्किल ये है कि जब टैक्स बेनिफिट दिए जाते हैं तब उसके साथ साथ सरकार ये भी एक चीज़ करते हैं जिसके तरफ लोगों का ध्यान नहीं जाता है, वो ये है कि वो रिसोर्स उसको जुटाने के लिए, टैक्स रिलीफ देने के लिए कहीं ना कहीं दूसरे जगह पे टैक्स लगा देते हैं। तो कुल मिलाकर बात वहीं पे पहुंच जाती है
कि एक तरफ तो टैक्सेशन का बेनिफिट मिलता है, लेकिन दूसरी तरफ वही, और उससे मिडिल क्लास नहीं बाकी सब लोगों को उसी टैक्स की जो शॉर्टेज होता है उस रिसोर्स को भरपाई करने के लिए दूसरी तरफ से टैक्स पे करते हैं। बजट में किसी भी देश में ज़्यादातर ज़रूरी अब ये है कि स्टेबिलिटी रहे। जब बहुत सारी चीज़ों को चेंज किया जाता है, और एक समय था हम लोग काफ़ी टैक्स रेट्स चेंज करते थे, कई साल हो गए अभी हम लोग टैक्स रेट्स में बदलाव नहीं लाते हैं। इस बदलाव नहीं लाने में भी एक बहुत बड़ा फ़ायदा ये है कि लोगों को टैक्स प्लानिंग में सहूलियत मिलती है, स्टेबिलिटी मिलता है। जैसे पिछले साल एक वित्त मंत्री ने अनाउंस किया था कि एक नया स्कीम कि जिसके चलते कोई अगर एग्जम्पशंस नहीं लेंगे तो उनके लिए एक पर्टिकुलर टैक्स मॉडल, अभी एक साल भी नहीं, एक साल ही जस्ट हुआ है। तो लेकिन अगर इनमें फिर से अगर बदलाव आए तो ये खतरनाक हो जाता है कि लोगों का टैक्स प्लानिंग में बहुत बड़ा एक जिसे कहते हैं अनसर्टेनिटी का माहौल आता है। दूसरी बात यह है कि मिडिल क्लास के लिए सबसे बड़ा रिस्क रहता है इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति जब सरकार जब बहुत सारे कुछ चीज़ करने की कोशिश करते हैं तो वो उनके लिए बहुत एक जिसे कहते हैं अनअनाउंस्ड टैक्सेशन बन जाता है। आपको टैक्स रिलीफ तो मिला 10,000 रुपया या 20,000 रुपया, लेकिन आपने मुद्रास्फीति के चलते आपने वहाँ पे 40,000 रुपये एक्स्ट्रा दे दिए, और ये एक बहुत बड़ा रिस्क रहता है और रह चुका है। इसीलिए सरकार अगर टैक्सेस में और एक्सपेंडिचर में एक स्थिरता रखे, बैलेंस रखे, तो वो लोगों के लिए ज़्यादा बेहतर होता है। आप कहेंगे कि ये चीज़ें सिर्फ कहने से लोगों के ज़िंदगी में कितने फ़र्क आता है? फ़र्क इसलिए आता है क्योंकि इस साल जब हम देख रहे हैं कि कोविड के चलते बहुत सारे लोगों का इनकम घट गया था, बहुत सारे लोगों के नौकरी में पर भी वार आया था, उस समय में इन्फ्लेशन, शॉर्टेज ऑफ सप्लाईज वगैरह की वजह से एक बहुत बड़ा एडिशनल प्रेशर आ लग सकता था। हमने मेडिकल डिस्कशंस किए हैं कि मेडिकल खर्च लोगों के आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस इंडिया में बहुत ज़्यादा होते हैं। उन सारी चीज़ों को देखते हुए मिडिल क्लास के लिए ये ज़रूरी है ये देखना कि हमारे लिए एक्स्ट्रा एडिशनल कौन सा प्रेशर हमारे ऊपर आता है, और वो प्रेशर जब नहीं आता है तो सरकारी फिस्कल पॉलिसी सही रहता है। अब देखिए इस साल का जो वित्तीय घाटा है वो करीब 9.5% है। 9.5% वित्तीय घाटा यानी कि करीब 14 लाख करोड़ रुपया, वो कहीं ना कहीं से तो सरकार उठाएंगे। अगले साल के लिए 6.8%, ये टैक्सेशन में कोई चेंजेस ना करके ही ये सारे आने हैं। तो अगर उनका अगर एडिशनल कोई रिलीफ देते तो वो घाटा और भी बढ़ जाता, और वो भरने के लिए नया एडिशनल टैक्सेशन नहीं आया है। तो ये बहुत ज़रूरी है, और ये लोगों को अल्टीमेटली इसी से ही सहूलियत मिलती है। ये नहीं कि भाई पर्टिकुलर सेक्शन को कोई पर्टिकुलर टैक्स का बेनिफिट मिल गया और वो चलते फिर दूसरे कुछ एडजस्टमेंट्स करने पड़े, नॉन ट्रांसपेरेंट नंबर्स आए, तो अल्टीमेटली फ़ायदा किसी को नहीं होता है। बिल्कुल। All right, before we go to our next guest, Preeti, let's take a look at what Prime Minister had to say on the budget. वर्ष 2021 का बजट असाधारण परिस्थितियों के बीच पेश किया गया है। इसमें यथार्थ का एहसास भी और विकास का विश्वास भी है। कोरोना ने दुनिया में जो प्रभाव पैदा किया, उसने पूरी मानव जाति को हिलाकर रख दिया है। इन परिस्थितियों के बीच आज का बजट भारत के आत्मविश्वास को उजागर करने वाला है। हम इस बजट में जिन सिद्धांतों को लेकर चले हैं वो हैं ग्रोथ के लिए नए अवसरों, नई संभावनाओं का विस्तार करना, युवाओं के लिए नए अवसरों का निर्माण करना, मानव संसाधन को एक नया आयाम देना, इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण के लिए नए नए क्षेत्रों को विकसित करना
आधुनिकता की तरफ आगे बढ़ना, नए सुधार लाना। साथियों, नियमों और प्रक्रियाओं को सरल बनाकर आम लोगों के जीवन में ईज ऑफ लिविंग को बढ़ाने पर इस बजट में जोर दिया गया है। और बजट के बाद प्रतिक्रियाओं की बात करें तो वो भी लगातार आ रही हैं। आइए सुनते हैं कि बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की क्या राय है बजट पर। को लॉन्च किया जा रहा है। ये बताता है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के मंत्र से प्रेरित होकर बजट ये हमारा 2021-22 का आया है। यह गरीबी, किसानों, हमारे जो मध्यम वर्ग के लोग हैं उनको मजबूती प्रदान करने के लिए और राज्य के कोषीय घाटे को काफ़ी हद तक सीमा में रखने वाला, देश के आर्थिक गति को तेज करने वाला बजट है। मैं पुनः इस ऐतिहासिक बजट के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी को और निर्मला जी हमारी वित्त मंत्री, उनकी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं, अभिनंदन करता हूं और मैं ये महसूस करता हूं कि यह बजट देश को जो संक्रमण काल से निकल रहा है उसको एक नया इम्पेटस देगा, एक नई ताकत देगा, एक नए ऊर्जा के साथ आर्थिक जगत को आगे बढ़ाएगा और संपूर्ण विकास के लिए, होलिस्टिक डेवलपमेंट में ये अपना योगदान करेगा। मैं इन्हीं शब्दों के साथ इस बात को आपको बधाई भी देता हूं और यह आगे परिवर्तन लाएगा, ऐसा मैं कहता हूं। धन्यवाद। All right, so that was BJP President and his take on the Union Budget 2021-22. But joining us right now also is Mr. Subhash Chandra Pandey. Sir, we were talking about taxation also, and we were talking about manufacturing, specifically about industry. Now, corporate tax rate has already been slashed to make it among the lowest in the world. But more than those deductions, corporate India was clamoring for ease of compliance, ease of filing. This budget certainly provided a breather as far as this aspect is concerned. The compliance burden has been reduced certainly in taxation by reducing the possibility of indiscriminate and discretionary reopening of tax assessments. That period has been reduced from 6 years to 3 years. And only in exceptional cases of serious tax evasion, where the 50 lakhs or more disputed income is involved, the tax assessment can be reopened with principal CCIT's approval. Faceless, from going from assessment and appeal to even faceless ITAT, so that will also improve transparency. Then there are provisions about one-person companies and small companies and charitable trusts. For them, the monetary limits of turnover and equity contribution, they have been raised, which will allow them to carry on more with that mode of operation and reduce their compliance burdens. So through these measures, certainly the compliance burden will come down. The other elements for the benefit of the industry will be in terms of a huge investment in infrastructure, power sector, roads and railways, which will have improved the logistics, which will reduce the cost of logistics, and it will have an impact on the business viability of a large number of them. The MSMEs credit boost under emergency credit line, which is about 2 lakh crore sanctioned, and more than 1.5 lakh crore has been disbursed also. So that will also give a boost to MSME entrepreneurs. बिल्कुल। शुभमोय, इसे लेकर आपसे भी मैं राय जानना चाहूँगी। जो बात कही गई है सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए, इससे क्या फ़ायदा होगा? और जो डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इंट्रोड्यूस करने की बात कही जा रही है इंफ्रा फाइनेंसिंग बिल के ज़रिए, ये थोड़ा आसान भाषा में हमें समझाइए कि इससे फ़ायदा किस तरह का होगा? खासकर डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन की बहुत दिनों से डिस्कशन चल रहा था और वित्त मंत्रालय में इस बारे पर कई चर्चा भी हुआ था। मोटा मोटी सरकार का ये मानना है कि अभी जो इंफ्रास्ट्रक्चर में जो एक अग्रगति का जो एक क्रम शुरू हुआ है, उसको आगे ले जाने के लिए दो चीज़ की ज़रूरत है। एक तो कि
किसी भी तरीके से एक पैसे जुटाने का बैंक के ऊपर जो हर इंस्टीट्यूशन हावी हो जाते हैं वो संभव नहीं है, उसको आगे उसको बरकरार रखना। क्यों? क्योंकि बैंक के जो एसेट्स हैं वो लंबे अवधि के लिए अगर इस तरह के प्रोजेक्ट्स में अगर वो साधन ब्लॉक्ड हो जाते हैं तो बैंक के ऊपर बहुत सारा प्रेशर आ जाता है। इसीलिए डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की बात हो रही है। हालांकि डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस पहले भी हमारे पास रह चुके हैं, लेकिन अभी ये जो डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आएंगे उनका काम रहेगा या उसका काम रहेगा इक्विटी रादर रेज करना, यानी कि डेट। इसमें फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि डेट बाज़ार में कई तरीक़ों से लिया जा सकता है, लेकिन जो रिस्क है उन प्रोजेक्ट्स के, उस प्रोजेक्ट के जो रिस्क को हैंडल करने के लिए एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन ही काम दे सकते हैं, और वो डेवलपमेंट फाइनेंस एक DFI इंस्टीट्यूशन है। और सबका एक प्रश्न ये था कि इस तरह के इंस्टीट्यूशन में सरकार कितना पैसा डाल सकते हैं, क्योंकि अगर ये बहुत छोटे पैमाने पे अगर शुरू होता है तो उसका बड़ा होते होते उसको जब तक वो बड़ा प्रोजेक्ट हैंडल करेंगे वो काफ़ी दिन बीत जाएगा। लेकिन वित्त मंत्री ने कहा है कि इसके इनिशियल कैपिटल करीब 20,000 करोड़ रुपए होगा, और आशा है कि अगले कुछ सालों में ये 5 लाख करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट्स हैंडल कर सकते हैं। तो इस लेवल के उस स्केल में जो प्रोजेक्ट जो आंका जा रहा है वो सही है। इस तरह के DFI बिल्कुल ही काम कर सकते हैं और बहुत बड़ा सुपर लेवल प्रोजेक्ट्स को हैंडल कर सकते हैं। आप जैसे देख रहे हैं, हम बात कर रहे हैं DFIC दिल्ली ईस्टर्न मेट्रो ईस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर या वेस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर, इस तरह के प्रोजेक्ट्स और भी बहुत सारे अनाउंस हो रहे हैं। या रोडवेज़ के जो एक्सप्रेसवे टाइप के प्रोजेक्ट्स हैं, उन तरह के प्रोजेक्ट्स में काम आने के लिए, उनमें पैसा डालने के लिए एक डेडिकेटेड इंस्टीट्यूशन में के थ्रू से जाना सही है। और वो अगर जैसे इक्विटी अगर रेज कर सके तो ज़रूरी ये पॉसिबल है। किस तरह से आगे वो चलेंगे वो अपने कामकाज में पता चलेगा, बट इट्स एन इंटरेस्टिंग इनिशिएटिव। जहाँ तक इंफ्रास्ट्रक्चर में अगला इन्वेस्टमेंट, एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट की बात है, इनफैक्ट इस वाले बजट का एक बहुत बड़ा अंश इन्वेस्टमेंट और कैपिटल सेक्टर में, खासकर इन चीज़ों पर इसका पूरा नज़र था। मोटा मोटी किसी भी बजट में मैंने पिछले कई सालों में नहीं देखा है कि इतना बड़ा जंप दिया गया है कैपिटल सेक्टर में, कि करीब 34% का जंप। और अगर आप इन्फ्लेशन का अंश को से हटा दें तो ये काफ़ी बड़ा लीप है। इतना बड़ा चीज़ कि जब सरकार कर रहे हैं तो ज़रूरत है कि उसको चैनलाइज करने के लिए कमिटेड इंस्टीट्यूशंस हो जो उस पर काम कर सके। तो बजट का एक बहुत बड़ा स्टोरी है, बहुत बड़ा इस आज का बजट का एक बहुत बड़ा चीज़ ये कैपिटल सेक्टर को लेकर ही आशा था सबको, कि कैपिटल सेक्टर में, कैपिटल एक्सपेंडिचर में किस तरह का बुनियादी बदलाव सरकार ला सकते हैं, और किस तरीके से कितने कामयाब टाइप के प्रोजेक्ट्स या कितने कामयाब टाइप के आइडियाज़ वो पेश कर सकते हैं। और आप देखेंगे हर जहाँ पर भी इस बजट पर टिप्पणी हुआ है, इस टिप्पणी में कैपिटल सेक्टर में, जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर की भी हम बात कर रहे थे, उसमें भी जो इन्वेस्टमेंट्स आए हैं, या मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र का आप जैसे अभी बात कर रहे थे, उन सब चीज़ों में यही इम्पॉर्टेंट चीज़ देखने का था कि कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स को किस तरीके से और कितने दूर तक सरकार इस पर सपोर्ट देने के कंडीशन में थे और सपोर्ट कितना देते हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया शुभमोय भट्टाचार्य आपका। डॉक्टर सुभाष चंद्र पांडे आपका भी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और जो बड़े टेक अवेज हैं उनको आसान शब्दों में हमें समझाने के लिए, और साथ ही अर्थव्यवस्था की मजबूती को लेकर अगर हम बात करें उसमें किस तरह से बजट मदद कर सकता है, आगे इसकी दिशा क्या होगी, हमें समझाने के लिए आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल मुझे और कृति को यही इजाज़त दीजिए, आगे भी बजट पर हमारी खास पेशकश जारी है। आगे आपके साथ जुड़ेंगे विशाल दहिया और टीना झा। नमस्कार।
What is GST? The goods and services tax subsumes both central and state level taxation. The entire element of tax borne by a good or a service will be represented by the GST paid on it. At present, GST is imposed in 4 slabs of 5%, 12%, 18% and 28%. Do you know that the roots of Whistleblowers Protection Act 2014 lie in? Your options are A. The Law Commission, year 2001. B. Second ARC report, year 2007. C. UN Convention Against Corruption. And D. All of the above. See the correct answer tonight at 9:30 p.m. only on Rajya Sabha Television. What is Consolidated Fund? Consolidated Fund is made up of all revenues and loans raised by the government. It also includes receipts from recoveries of loans granted by it. All government expenses are paid out of the Consolidated Fund. No amount can be withdrawn without Parliament's approval.